Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म. व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? Biological molecules or biomolecules are different chemical compounds of living beings. Biological molecules और biomolecules ऐसे molecules होते हैं, ऐसे chemical compounds होते हैं जो कि living beings के अंदर पाए जाते हैं. living beings का मतलब ये है कि जानदार चीज़ों के अंदर जो पाए जाते हैं, ऐसे chemical compound जो कि जानदार चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, living beings के अंदर पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है biological molecules और biomolecules. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की. बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इट आल्सो डील्स विद वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं. तो जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को कहा जाएगा बायोकेमिस्ट्री. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लिविंग बीइंग्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें एग्जांपल है एक मेटाबॉलिज्म की, तो उन केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी किया जाता है. इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की मदद से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट तरह की ब्रांचेस को डील करते हैं, जिसमें एग्जांपल है एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है. केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो अब हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन किस तरह की होती है. अर्थ में 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि कुदरती तौर पे जो एलिमेंट्स ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं वो है 92. इन 92 एलिमेंट्स में से जो 25 एलिमेंट्स हैं वो लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं. लिविंग बीइंग्स का मतलब है कि जानदार चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जानदार चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है बायोजेनिक और बायो एलिमेंट्स. ह्यूमन बॉडी के अंदर इन जो 92 में से जो 25 एलिमेंट जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं, इन 25 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी होती है 16, और इन एलिमेंट्स को हम उनकी प्रोपोर्शन की बेस पे डिवाइड भी कर सकते हैं. प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी क्वांटिटी की बेस पे हम इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट आर मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं. वो बायो एलिमेंट्स जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जिनकी क्वांटिटी जो है वो 99% होती है, उन बायो एलिमेंट्स को मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है. और मेजर एलिमेंट्स के लिए जो दूसरा नाम है वो मैक्रो का लफ्ज़ भी उनके लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा ऐसे बायो एलिमेंट्स जिनकी क्वांटिटी प्रोटोप्लाज्म के अंदर 1% से कम होती है उनको माइनर एलिमेंट्स कहा जाता है. और माइनर एलिमेंट्स के लिए माइक्रो की जो कैटेगरी है वो भी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो 0.01% से भी कम होती है, यानी प्रोटोप्लाज्म में इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है. तो ऐसे एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है. और ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो कुछ ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सब के लिए वो ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, हर चीज़ के अंदर जो है आयरन जो है वो ज़रूरी होता है. लेकिन कुछ ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हर चीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़रूरी होती है. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बायो एलिमेंट्स. जो बायो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स में. तो बायो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल है वाटर और मिनरल्स की, यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स में इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स की. इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स की दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल होते हैं.
तो ये जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं इसकी 4 टाइप्स हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसके लिए फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह से सेल को भी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो सेल को ये फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा सेल के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और लिपिड्स के ज़रिए आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये एज अ रिज़र्व एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो आप जो है उस एनर्जी को लिपिड्स से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड्स ने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया होता है। इसके अलावा सेल्स को जो सेल की जो शेप होती है और सेल को जो प्रोटेक्शन मिल रही होती है, इंसुलेशन मिल रही होती है, ये सारी चीज़ें जो है सेल को लिपिड्स के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है और डीएनए के ज़रिए सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ आरएनए। आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। आरएनए के ज़रिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है पेरेंट से जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस में भी आरएनए इन्वॉल्व होता है। प्रोपोर्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल्स। अब हम देखते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी बैक्टीरिया के अंदर और मेमेलियन सेल्स के अंदर इनकी कितनी क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, जो कि एक इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। तो वाटर की बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है 70% और मैमल्स के अंदर इसकी क्वांटिटी होती है 70%। इसके अलावा नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर 15% में पाया जाता है और मेमेलियन सेल के अंदर इसकी रेंज है 18%। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% की क्वांटिटी में होता है और मेमेलियन सेल के अंदर 4% की क्वांटिटी में पाया जाता है। लिपिड्स। बैक्टीरियल सेल के अंदर लिपिड्स की क्वांटिटी है 2% और मेमेलियन सेल की 3%। डीएनए। बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमेलियन सेल में 0.25%। नेक्स्ट इज आरएनए। आरएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर 6% होता है और मेमेलियन सेल के अंदर 1.1%। और अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में एग्जांपल है एंजाइम्स की, हार्मोन्स की और मेटाबोलाइट्स की। तो ये जो चीज़ें हैं ये बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% होती हैं और मेमेलियन सेल के अंदर भी इनकी क्वांटिटी 2% होती है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक आइंस। इनऑर्गेनिक आइंस में हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फेट। तो इनकी जो क्वांटिटी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% होती है और मेमेलियन सेल के अंदर भी इनकी क्वांटिटी 1% ही होती है। Macromolecule and micromolecule. What is macromolecule? A macromolecule is a high molecular weight compound which is made from many repeating units. Macromolecule एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और वो बहुत से रिपीटिंग यूनिट्स से मिलके बना होता है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल है उसके अंदर जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो इसको पॉलीमर भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है और इसको पॉलीमर भी कहा जाता है। इसके अलावा मैक्रोमॉलिक्यूल के जो यूनिट्स होते हैं, जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना होता है। इन यूनिट्स को कहा जाता है माइक्रोमॉलिक्यूल और इसके अलावा इनको मोनोमर्स भी कहा जाता है। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको अभी आपने स्टडी किया है इनकी आपस में कन्वर्जन भी हो सकती है। इनकी कन्वर्जन 2 तरह के प्रोसेस से हो सकती है। एक प्रोसेस है कंडेंसेशन और दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है कि 2 मोनोमर्स है, ये आपके सामने एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। ये दोनों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करेंगे और जब ये ज्वाइन करेंगे तो एक मोनोमर में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और दूसरे मोनोमर में से हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा।
तो ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर बना देंगे, वाटर की सिंथेसिस हो जाएगी और ये जो दोनों मोनोमर्स हैं ये आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कंडेंसेशन कहा जाता है और इस रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट हासिल होती है उसको कहा जाता है डाइमर। तो ये हमारे पास एक डाइमर जो है वो एक बन चुका है। अगर हम इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीट करें तो यानी कि एक डाइमर बना, फिर दूसरा डाइमर बनेगा, तीसरा बनेगा, तो ये सारे डाइमर्स आपस में मिलके एक पॉलीमर बना देंगे। और कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी का निकलना, वाटर का रिमूव होना। तो इस रिएक्शन में वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनना। तो इस रिएक्शन में दोनों मोनोमर्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है। यही रीज़न है कि हम इस रिएक्शन को सिंथेसिस भी कहते हैं। तो कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है उसके लिए आपको प्रॉपर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये जो दोनों मोनोमर्स हैं ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हों। अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, एनर्जी रिच फॉर्म में नहीं होंगे, तो कंडेंसेशन का रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन होता है वो कंडेंसेशन के बिल्कुल रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। वो इस तरह से कि हाइड्रोलिसिस में कंडेंसेशन में तो वाटर जो है वो बन रहा था, लेकिन हाइड्रोलिसिस में वाटर बन नहीं रहा होता बल्कि वाटर ऐड हो रहा होता है। ये हमारे पास एक डाइमर है, डाइमर में वाटर ऐड हो रहा है। जब वाटर ऐड होगा तो उस वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया है और हाइड्रोक्सिल दूसरे के साथ अटैच हो गया है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस में एग्जांपल है डाइजेशन की, यानी कि हमारी बॉडी में जो फूड की डाइजेशन होती है उसके लिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल्स हैं। और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन के लिए हमें प्रॉपर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेसिस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस शामिल हैं। I hope student you have gained the concept of biological molecules. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.